वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग कहता हूँ। और आप सभी से बहुत दिन से बात नहीं हो पा रही थी। इसका कुछ कारण है, वो ये है कि पहला पॉइंट तो ये था कि जो अपना मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स है, उसका आखिरी फेज चल रहा है। तो एक बहुत बिजी हूँ एग्ज़ाम के मद्देनज़र, एग्ज़ाम के कारण। तो मौका नहीं मिला आप लोग से मिलने का, बातचीत करने का। और सेकंड कारण है कि थोड़ा एग्ज़ाम फोबिया प्रेशर रहता है आज भी। तो इसीलिए जो है आप सभी से बहुत दिन से बात नहीं हो पाई, लेकिन आज बहुत दिन बाद आने का मौका मिला। और आप सबसे आशा करता हूँ ये कि आप सबको जो है कुछ बता सकूं, जो मैंने अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई की, जो अपने जीवन में अनुभव किया, और आप सबको जो है अपनी बातें समझा सकूं। और बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि एक श्लोक है कि वो उसमें है कि न भातृभाज्यम न भारकारी वै कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसका मतलब है कि नो भारकारी नहीं होता, वो भारित्व तो नहीं होता, उसमें भाइयों में बांटने से उसका अंत नहीं होता। और जो एजुकेशन है वो सबसे प्राइम चीज़ है। ठीक है, इसका ये मतलब है। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो मैं बताऊंगा। तो देखिए, मैंने कई चीज़ें आपसे डिस्कस की। अब तो बहुत दिन से आप लोगों से बात ही नहीं हो पा रही थी, लेकिन तब भी बता देता हूँ। भारत के आज़ादी का आंदोलन, महात्मा गांधी, वो किया ये, और कुछ जैसे कंप्यूटर साइंस का जो 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 थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, ये भी एक बात है। फिर आपको फिजिक्स की भी बातें आपसे की है। ये तो एक तरफा हुआ, ठीक है। फिर आपसे जो है कुछ फिलोसफिकल बातें की, समाज का क्या मोड़ है, क्या नहीं, क्या है। ये भी बातें आपसे डिस्कस की है, ठीक है। तो ये सब आपसे मैंने डिस्कस की, ठीक है। तो मैंने ये बात भी आप लोग कई बार बताया कि एक हम जो, जैसे मैं छोटा एग्जांपल अपना ही देता हूँ। जब मैं बीटेक पढ़ रहा था तो मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। मुझे बीटेक पढ़ने का प्राइमरीली शौक नहीं था। तो मैंने अपने अंकल से पूछा, उसने कहा बेटा तो ज्ञान के लिए पढ़ाई होती है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, तो मुझे सुन के अच्छा लगा। जब मैं बीटेक कंप्लीट किया तो एक बड़े आईटी कंपनी में मैं गया जॉब के लिए। तो उन्होंने मुझसे इंग्लिश में पूछा कि व्हाई डिड यू डिड इंजीनियरिंग। तो आई सेड, हमने कहा कि फॉर विजडम, फॉर नॉलेज। तो उसने कहा कि, बड़े प्यार से उन्होंने समझा, बड़े थे, उन्होंने कहा कि ये सब इम्प्रैक्टिकल बात छोड़िए, अगर नॉलेज और विजडम की पढ़ाई करनी होती तो आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ते या बीएससी फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ते। बीटेक पढ़ने का एम जॉब पाना है, पैसा कमाना है। उन्होंने मुझे कहा, बहुत बड़े थे, एक बड़े कंपनी के नाम लेना उचित नहीं है, मैं तब भी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये है बात, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, टू ऑल द फ्रेंड, आई एम प्रियेश घोष। आई हैव डन माय इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस। देन आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम एमआईटी पुणे इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। ये मेरी कहानी है। बहुत सीडैक मेरा मेरा जाना हुआ, और वो सब सारी चीज़ें। लेकिन ये फंडामेंटल कुछ पॉइंट्स है मेरे लाइफ का, ठीक है। तो चलिए, आप पुरानी बातें भूलते हैं, आज पॉइंट पे आते हैं, क्या मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं अपनी अपनी कहानी से शुरुआत करूँ, क्योंकि दूसरी कहानी देंगे तो आप कहेंगे मैं बड़ी बड़ी कहानी बता रहा हूँ, मैं मुद्दे की बात नहीं कह रहा हूँ, आप कहेंगे, ठीक है। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ, जब मैं पढ़ाई में बचपन से क्रिकेट खेलने का शौकीन था। माँ बाप के डर से मैंने 10th तक पढ़ाई की। इंटरमीडिएट में मैं थोड़ा सीरियस हुआ, लेकिन इंटरमीडिएट में मैंने कभी आईआईटी की तरफ देखा नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं पास हो जाऊँ, वही बात है, आईआईटी नहीं। लेकिन मेरे परसेंटेज अच्छे आ गए। मैंने फिर बीटेक किया। और जब मेरी 22 या 23 साल की एज थी, तो मैंने बीटेक पास किया। और विश्वास कीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली अगर आप किसी आम आदमी से पूछे उस समय, बीटेक करने में 4.5 से 5, 4.5 to 5 लाख रुपीज खर्चे होते थे, ठीक है। और ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप समझ लीजिए, आप यूपी के हैं, आप मुंबई में आके पढ़ रहे हैं, या आप केरला के हैं, आप तमिलनाडु में जाके पढ़ रहे हैं। तो जो ये इशू हुआ आपका। हाँ, मैंने जो बताया, आप यूपी के हैं और किसी दूसरे स्टेट में जाके पढ़ रहे हैं, तो आपको हॉस्टल चाहिए। तो अगर एक मिनिमम एक मंथ का 10,000 भी मान लिया जाए, ठीक है, समझिए आप अपने घर से अब आपने कल से 500 किलोमीटर दूरी पे कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज आपका है, तो उसका रेंट भी। तो टोटल मिला लीजिए, तो बीटेक का जो खर्चा है टोटल 8 से 10 लाख रुपए आता है, मिनिमम 9 लाख रुपए एक एवरेज मान लीजिए। तो 9 लाख रुपीज बीटेक खर्चा होता है आपका इंजीनियरिंग पढ़ने प्राइवेट कॉलेज से, जो कि मैंने पढ़ाई की। मेरा थोड़ा केस अलग था, लेकिन इन जनरल आप किसी लड़के से पूछिए जो कि अपने घर से 1500 किलोमीटर की दूरी पे पढ़ाई कर रहा है, किसी ऑनलाइन सिलेक्शन होने के बाद, तो 10 लाख या 9 लाख रुपए पढ़ाई में लगते हैं।
तो 9 लाख रुपए पढ़ाई में लगते हैं, तो आपके जो जैसे ही आप पास आउट होते हैं, आप 6 महीने भी अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आपके अगल बगल के सब लोग, अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना 10 लाख रुपए देके पढ़ा, तुम नौकरी नहीं, तुम आराम करना चाहते हो, देखो बगल वाले का भाई वो जो है वो 10 लाख का पैकेज पा गया, ये जो है 8-10 लाख का पैकेज पा गया। तो आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है और आप सोचते हैं कहीं भी नौकरी मिले, कम से कम इन लोग को चुप तो कराएं। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया था, मैंने गेट का एग्जाम दिया, मेरे घर वाले बहुत दुखी थे कि मैं प्राइवेट कॉलेज से मैंने पढ़ाई लिखाई की, तो वो चाहते थे कि मैं कि ये मैंने कहा भी था मैंने किसी ने कि अगर तुमने गेट में आईआईटी पास कर लिया तो तुम्हारा पाप धुल जाएंगे और तुम जो है एक आईआईटीएन कहलाओगे, तुम इसे प्राइवेट कॉलेज का कोई जो है सम्मान नहीं है। मेरे देखो मैं सब नहीं मानता, मेरे घर वालों ने मुझे कहा, ठीक है, लेकिन मैं गेट में अच्छे रैंक हुए ने आईआईटी के कारण, तो मैं सीडैक पुणे में मेरा उसमें कराड़ में मेरा हुआ, और कोई मजबूरी मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि था। और प्रॉब्लम ये थी कि मेरे जो लोकेलिटी वाले वो तो कह रहे थे जॉब, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, इसी पॉइंट से आज के टॉपिक की स्टार्टिंग होगी। दूसरा पॉइंट ये था, सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मेरी फैमिली थी, माँ बाप चाचा ताऊ, इन लोग जो थे, इन लोग आईटी सर्विस से कभी इन लोग को खुशी नहीं मिलती थी, इन लोग आईटी सेक्टर को पसंद ही नहीं, आईटी और प्राइवेट मैं दोनों को जोड़ देता हूँ। आईटी समझ लीजिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या स्टेट बैंक में अगर वो हो जाती, या पंजाब नेशनल बैंक में अगर सॉफ्ट आईटी एक्सपर्ट बन के नौकरी मिल जाती गवर्नमेंट सर्विस, तो लोग खुश हैं, लेकिन आईटी कंपनीज को उन लोग नफरत करते थे, सीधी बात कह रहा हूँ। आईटी क्योंकि वो प्राइवेट थी तो उन लोग उसे करते थे, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत वो था कि मेरे सब दोस्त लोग पा रहे हैं, बगल के चाचे कह रहे हैं कि तुम्हारे तो आप पिताजी ने 10 लाख खर्च किया, तुम नौकरी नहीं करोगे क्या, क्या ये क्या बात हुई, तो मुझे था ठीक है। तो घर वाले बार बार कहते थे कि अभी एज है 22 में मैं बीटेक पास हूँ, अभी एज है, तुम जो है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक फॉर्म भरो। तो मुझे पता नहीं था, मेरे फादर एक दिन ले आए एक बड़ा फॉर्म, में समझ नहीं आया, तो कहा ये एप्लीकेशन है, 10 दिन बाद तुम्हारा पेपर है, वहां जाना है तुम्हें। हमने कहा कि आपने पूछा नहीं, आपने फॉर्म भर, हाँ तुम समझ नहीं रहे हो, तुम एसएससी का फॉर्म तुम समझ रहे हो, तुम प्लीज जो है तुम नौकरी कर लो एसएससी का, देखो 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 नौकरी वो होनी चाहिए जिसमें समाज के लिए कुछ किया जा सके। मेरे घर वालों ने मुझे कहा ठीक है चलिए मैं ये आपसे बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, ठीक है। तो इसी से आज की मैंने कहा ना आईटी मतलब कंप्यूटर साइंस से मैंने पढ़ा, सीडैक एक, क्योंकि जॉब जो थी मतलब हमको समझ नहीं आता हम करे क्या, सीडैक में मैंने एग्जाम दिया, हो गया तो मैं वहां चला गया, लेकिन घर वाले हर समय कहते थे ऐसा जॉब करो जिससे कुछ देश के लिए कुछ कर सको, ये घर वालों का कहना था, ठीक है। और देश के मैं आपको बताता हूँ, तो उनका था फौज में, आर्मी में क्यों नहीं गए, अब अगर आर्मी में नहीं गए तो पुलिस में, इनकम टैक्स में जाओ, ये उनका कहना था, ठीक है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था, यहाँ तक कि मैं कभी कभी कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बीच में ल्यूसेंट की या वो अरिहंत की जो आती है ना, क्या नाम है, मनोरमा एक बुक है, जनरल नॉलेज की बुक है, मैं पढ़ता रहता था ताकि कहीं कभी अगर इन लोग ने फॉर्म भरने को कहा कि इसका, क्योंकि बैंक से भी ये खुश नहीं थे, इनको था कि इनकम टैक्स या पुलिस एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से इनको खुशी थी। तो इनको ये था घर वालों को, परिवार माता पिता और चाचा जी, बड़े पापा और बुआ जी लोग का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो मुझे, और क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इंसान कितना बड़ा आईआईटी पढ़ ले, नोबेल प्राइज पा जाए, घर अपने 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 सोसाइटी से लड़ने, 90% लोग की वो अभी वो उसमें हिम्मत नहीं होती। कुछ लोग लड़ते हैं और 90% लोग समाज के सामने झुक जाते हैं। मैंने जितना देखा है 80% लोग झुक ही जाते हैं, 10-20% लोग हैं जिनमें इतनी हिम्मत होती है। ह्यूज मेजोरिटी ऑफ लोग सोसाइटी के सामने जो है वो सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। चलो ये बात तो अलग हुई, मैं दूसरे पॉइंट पे बात हूँ आप लोग को समझाने के लिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आशा करता हूँ अपनी बात सुनेंगे, थोड़ा जल्दी करूंगा। तो आज का टॉपिक ये शुरू होता है, वो है आईटी वर्सेस यूपीएससी। आईटी मतलब कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब इसमें आ जाता है आईटी फील्ड में, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूपी स्टेट सिविल सर्विस, बिहार स्टेट सब आता है यूपीएससी में। तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा खतरा वो है, हार्डलाइन पॉइंट है, आईटी वर्सेस यूपीएससी, नॉट आईआईटी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्सेस यूपीएससी। जैसे मैंने बताया, मैंने बीटेक किया, फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर्स प्लस बिजनेस एनालिटिक्स किया एमआईटी पुणे से। तो ये है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए मैं जैसे बताया आपको कि जब 2000 जब मैंने बीटेक जिस साल पास किया, ठीक है, तो सब अधिकतर लोगों ने कहा कि अरे भाई साहब ने 10 लाख रुपए खर्च किए होंगे, तुम जॉब तुरंत जॉब करो, देखो अब बाप पिताजी से और पैसा मत लो, ये बहुत ही गलत है, समझ रहे हो। हमने कहा हाँ, क्या मैं कहता, मैं उम्र में छोटा था,
ये था। तो और घर वाले कहते थे, घर वाले इस पे तो नहीं मना करते जॉब के लिए, वो कहते थे कि एज है अभी 22, अभी उस समय एज थी, तो वो कहते जब तक एज जाए तो। और वो कभी मेरे घर वाले कभी बैंक की नौकरी को करना नहीं चाहते थे, बैंक या रेलवे, उन्होंने चाहते थे पुलिस या सिविल सर्विस, उसको उनको ये पसंद था, पुलिस या इनकम टैक्स, दोनों को बहुत वो मानते थे, पता नहीं कि उनमें क्या था घर वालों में, ठीक है। तो मैं हर समय डायकोटमी में रहता था, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मैंने तब जो है अपने, क्योंकि मैं आईटी फील्ड का था, या तो मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ, तो सीडैक पुणे में गया हूँ, तो लेकिन उसके बीच बीच में ल्यूसेंट उठा उठा के पढ़ता रहता था कि महात्मा गांधी कब आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, औरंगजेब के कितने बेटे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, फिर आपका जो है ये सब मैं पढ़ता रहता था, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी का था, लेकिन मैं एक तरफा हो नहीं पाता, क्योंकि दिक्कत ये है कि मेरे साथ के जो लड़के थे आईटी फील्ड के, वो लाखों रुपए कमा रहे थे अमेरिका में, और यहाँ मैं अगर आप यूपीएससी में लगेंगे तो आप बेरोजगारी हो जाएंगे, क्योंकि उसके साथ आप कुछ और कर नहीं सकते, फील्ड अलग है ना, आईटी कंप्यूटर साइंस का फील्ड अलग है, यूपीएससी का फील्ड अलग है। अब दोनों डिस्को और क्या भरतनाट्यम एक साथ नहीं हो सकता ना, तो ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो देखिए मैं तो आज के समय में आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैं जब एसएससी का एग्जाम, एसएससी नहीं शायद, हाँ यूपी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने गया, तो एक लड़के से मेरी बातचीत हुई, तो उसने कहा, मैंने कहा आपके पढ़ाई का क्या बैकग्राउंड है, उसने कहा सर मैंने इंटर भी आर्ट्स से पढ़ा है, बीए भी आर्ट्स से पढ़ा है, और अब मैं दे रहा हूँ। तो इंटर में आर्ट्स कहाँ होता है, क्यों कहा, हमने कहा मेरे स्कूल में तो सिर्फ साइंस और कॉमर्स था, मैंने साइंस लिया और कॉमर्स, नहीं आर्ट्स भी होता, हमने कहा हमारे स्कूल में क्यों नहीं था। उसने कहा आपका स्कूल प्राइवेट स्कूल था, और प्राइवेट स्कूल में क्योंकि आर्ट्स लोग लेते नहीं है, तो वो ऑप्शन ही रखते, उनको कौन पैसा खर्च करेगा, वो सिर्फ साइंस और कॉमर्स रखते हैं। तो मैंने फिर उसने कहा कि उसने मुझे हंसने में कहा कि साइंस लेता है तो इंसान इज्जत मिलती है, कॉमर्स लेता है तो उसको बुराई होती है, और आर्ट्स जो लेता है वो तो सेल्फ सेल्फ जिसको कहते हैं सेल्फ ह्यूमिलेशन में या सेल्फ डिस्ट्रक्शन में ही आत्महत्या कर सकता है आर्ट्स लेने वाला। साइंस और कॉमर्स जो है, मेरे स्कूल में जो टैगोर पब्लिक स्कूल जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, साइंस और कॉमर्स ही डिपार्टमेंट है, ठीक है। माँ डांटती थी कि पढ़ो वरना साइंस नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं क्लास 10th की जो बात है, ठीक है। चलिए मैं इसके बाद आता हूँ, ठीक है। ये एक पॉइंट हुआ, लेकिन अब बता दूं तो तो अब जैसे बहुत से लड़के हैं, अब देखिए आईआईटी वालों के साथ प्रॉब्लम क्या है जो यूपीएससी में आते हैं, एक बार आप आईआईटी पढ़ लेंगे तो आपको गूगल में नौकरी मिलेगी, अब उसको छोड़ के आप यूपीएससी में समझ जाना चाहते हैं। अब आईआईटी कानपुर से जो एमटेक किया है, वो यूपी स्टेट डिपार्टमेंट में क्लर्क तो नहीं बन सकता, या पियोन तो नहीं बन सकता सरकारी नौकरी, उसे एटलीस्ट जब आईआईटी कानपुर से किसी ने एमटेक किया है, उसे यूपीएससी में भी एक हाई पोस्ट चाहिए। मैं अपनी बात नहीं, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग पढ़ा हूं, लेकिन चलिए मैं इंजीनियरिंग की बात हटा देता हूं, मैं दूसरे पहलू पे आता हूं। तो जिसने आईआईटी से, मैं अपने प्रिय होने के नाते कहना, तो जिसने आईआईटी से या एम्स से मेडिसिन पढ़ा है समझ लीजिए, वो यूपी गवर्नमेंट के क्या नाम है, वाटर डिपार्टमेंट में पियोन तो नहीं बन सकता, उसे एटलीस्ट हायर लेवल डीआरएम जैसा रेलवे में है, इस टाइप का पोस्ट, क्योंकि वो आईआईटी से पढ़ा है उसका। लोग कहेंगे भाई तो ये है, ठीक है, ये आम बात हो जाती है। और दिक्कत है कि जब आप गूगल में नौकरी पाने की कोशिश करें, याहू में पाने की कोशिश करो, इंडियन कंपनी टीसीएस में, तो जो प्राइवेट सेक्टर प्लस जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी ने 91 में जब आपका इकोनॉमिकल पॉलिसी चेंज की, तो इसमें आपके पास ऑप्शन बहुत है। जैसे आपको अगर गूगल में नहीं मिला तो आपको 3D PLM में मिल गया, उसमें नहीं मिला कैपजेमिनी में, कॉग्निजेंट किसी मिल गया। लेकिन जो जैसे यूपीएससी, क्योंकि जो आईआईटीएंस होते हैं, टॉप ब्रांड जो स्टूडेंट होते हैं, यूपीएससी में जब वो अप्लाई करते हैं आईआईटी वाले, तो 10 लाख में 1000 होता है, और जनरल का आप जानते हैं 500 की 49% रिजर्वेशन है। और अगर स्टेट में उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस का एग्जाम, उसमें भी अगर आप देखें कितना ज्यादा होगा, अगर इसमें 10 लाख में 1000 है, तो उसमें 10 लाख में कुछ 5000 हो सकता है, यही होगा, इतना ही अंतर होगा। उसमें फिर ज्यादा, स्टेट में ज्यादा रिजर्वेशन है, झारखंड में टोटल 68% शायद था, फिर ईडब्ल्यूएस को लेकर 77% हो गया, तो रिजर्वेशन भी ज्यादा। तो टोटलिटी में अगर 10 लाख में 1000 को हम देखें, वो तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल। 10 लाख में 5000 भी हम देखें जिसमें कि रिजर्वेशन ज्यादा है, वो भी बहुत कठिन है। तो सिविल सर्विस या पुलिस सर्विस हाई स्केल में, हवलदार की मैं बात नहीं करूँ, हाई स्केल में पाना इतना आसान नहीं होता। और एक और भी प्रॉब्लम समझ लीजिए आप, मैं अब छोटा एग्जांपल देता हूँ, एक ये मुझे बहुत आश्चर्य हुआ सुन के, मुझे पता नहीं था। एक आईआईटी से जो टॉपर है, बहुत अच्छा स्कोर है कंप्यूटर साइंस का, उससे आप बात कीजिए, उससे आप पूछिए कि सर आई एम वेरी ग्लैड विद योर कंप्यूटर नॉलेज, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज मंडल कमीशन, आप पूछिए उससे। मैं श्योर हूं कि 99% लोग या तो गूगल से देख के आपको बोल देंगे, या तो नहीं बोल पाएंगे, 1-2% एक घर में एक बैकग्राउंड है वो बोल पाएंगे। आप किसी आईआईटी या किसी भी टॉप क्लास इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस को आप छोड़ दो, आप जैसे मैं एग्जांपल ट्रिपल आईआईटी सिस्टम में, ट्रिपल आईआईटी एचबीटी हार्डकोर टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कानपुर में है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, आप उसके लड़के से पूछिए
कि आप, सर यू आर वेरी ग्रेट इन आईटी फील्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज मंडल कमीशन? 99% आपको बस इतना बोल देंगे, इट वाज एप्लीकेबल इन विश्वनाथ प्रताप सिंह टाइम एंड इट वाज स्टार्टेड इन मुरारजी देसाई टाइम, बस इतना। लेकिन जो मंडल कमीशन ने पूरे भारतवर्ष को बदल के रख दिया, ये कोई नहीं बता सकता। होगा बता सकते जैसे मतलब होता है हेडलाइन बता सकते, लेकिन डिटेलिंग नहीं। मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ कि भारत जब आज़ाद हुआ तो टू पार्टी पाकिस्तान इंडिया टू नेशन थ्योरी बना था। तो गांधी, नेहरू, पटेल तीनों ही जो है रिजर्वेशन, जिसको हम आरक्षण कहते हैं, उसके खिलाफ उसके 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 साथ नहीं थे। इसीलिए अंबेडकर जी ने आज के महाराष्ट्र से नहीं, बंगाल से इलेक्शन लड़ा था। वहाँ मुस्लिम लीग स्ट्रांग थी और नमशूद्र कम्युनिटी थी जोगेंद्रनाथ मंडल की, इसने सवाल, और वो जीत गए थे वहां से। लेकिन बांग्लादेश कट गया इंडिया से, इसलिए वो पार्लियामेंट से नहीं पहुंचे। जैसे अगर आज कोई कराची से आज इलेक्शन लड़ो, दिल्ली तक में तो वो नहीं पहुंच सकता। लेकिन अंग्रेजों में ने इन्हें जो है डिप्रेस्ड क्लास का नेता बना, इसलिए नेहरू जी को इन्हें लॉ मिनिस्टर बनाना पड़ा। ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो अंबेडकर जी जब लाना चाहते थे रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी, ठीक है, तो तब जाके जो है ये डॉक्टर सरदार पटेल ने इसको रोका, इसके विरुद्ध बात बोली। लेकिन अंबेडकर जी यार उन्होंने उसको समझा कि अगर आज आप इसके लिए करें, कल सभी लोग क्रिश्चियन, मुसलमान, सभी जैन, सिख सभी मांगेंगे, तब हम क्या करेंगे? तो अंबेडकर जी ने कहा मुझे फिर आप इस संविधान समिति से बाहर कर दीजिए। तो मजबूरी में जो है पटेल जी को जो है इसको अलाउ करना पड़ा, आपका जो है रिजर्वेशन को। तो 22% तक था ये 1991 तक। 79 में एक्चुअली जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट गिरी, मुरारजी देसाई ने एक मंडल कमीशन बनाया, ठीक है। तो मैं छोटा हल्के बता दूं, उसने कहा कि जो दलित समाज है उसका तो 22% है, लेकिन जो दलित समाज को छोड़ के जो 78% है, उसमें बड़ा ओबीसी समाज है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो उनके लिए भी एक चॉक आउट करना पड़ेगा, एक सर्टेन एक पोर्शन आपको निकालना पड़ेगा जो उसको, तो 27% जुड़ा उसके साथ, तो 49% टोटल रिजर्वेशन हुआ। फिर 93 में इंदिरा साहनी ने कहा कि नहीं, अब हम जो है 49% ओपन, इसका ये तो छोटी बात, इसका बहुत बड़ा इंप्लीकेशन था। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे अच्छे मित्र लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली फ्रॉम सोमनाथ टू अयोध्या, ठीक है। जब राम रथ यात्रा निकाली आडवाणी जी ने, तो क्या हुआ कि उसको कमंडल कहते, जो ऋषि लोग कमंडल कहते हैं, श्राप दे दूंगा तुझे, जस्ट तुझे श्राप दे दूंगा, देखा आपने, वो कमंडल कहते हैं, ये मंडल, तो इसको मंडल बनाम कमंडल का, इसका मतलब समझिए कि इंडिया में टोटलिटी में, यूपी का मैं स्टेट का बाद में समझूंगा, टोटलिटी में इंडिया में जो पॉपुलेशन है उस समय 12% मुसलमान थे, नॉन मुस्लिम थे आपके 80, उसमें 2% क्रिश्चियन, 2% सिख ले लीजिए, तो 80% के 80 to 83% मुस्लिम। हिंदू समाज में अब क्या था कि 52% दलित, 20% दलित थे, 19% के 52% ओबीसी थे, और 13% जो है सवर्ण, जिसको हम ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया ये कहते हैं, ठीक है। तो अगर हिंदू सोसाइटी का ब्रेकअप हो गया वोट कि उसको ओबीसी मुलायम सिंह को दे, दलित मायावती को दे, ब्राह्मण ये एक पार्टी को दे, ऐसा हिंदू सोसाइटी का ब्रेकअप हो गया, तो कभी एक हिंदूवादी पार्टी पावर में नहीं आ सकती। पहले कांग्रेस हिंदूवादी थी, जिन्ना साहब ने कहा, बीजेपी हिंदूवादी थी 92 के बाद, ठीक है। तो इसी के कारण जो है इसका तो पूरे देश का इक्वेशन चेंज हो गया, स्पेशली यूपी में, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन 20% है एज कंपेयर टू होल इंडिया। तो यहाँ पर जो है बिहार में भी देखिए, ये यहाँ पर जो है ये नहीं आ सकती। तो मंडल वर्सेस कमंडल का पूरा खेल, और पूरी भारत की पॉलिटिक्स जो थी 1992 के पहले, मंडल वर्सेस कमंडल खत्म कर दिया। यूपी और बिहार की बर्बादी का कारण ये था कि वहां पर जैसे बेंगलोर में आईटी पार्क के लिए लड़ाई होती थी, पुणे में आईटी पार्क के लिए लड़ाई होती थी, यूपी में लड़ाई होती थी कि किस एरिया में, इलाहाबाद सिटी में उस समय कितने दलित है, कितने ओबीसी है, कितने मुसलमान है, कितने ब्राह्मण है। इसके ये क्वेश्चन होता था, एक मुसलमान का एक वोट बैंक है, एक ब्राह्मण का वोट बैंक है, ब्राह्मण 3% से बजाय कर क्या सकते थे, एक दलित का वोट बैंक है, एक ओबीसी का वोट बैंक है। तो इसीलिए हर नेता, एक समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, बहुजन समाज पार्टी मायावती का वोट बैंक है, बीजेपी कांग्रेस के लिए नेशनल लेवल पार्टी, ठीक है। तो इसीलिए पूरे भारत के पॉलिटिक्स को मंडल कमीशन ने पूरा धुआं चेंज कर दिया, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। लेकिन आप किसी आईआईटी के बच्चे से पूछिए जो कि इतना टेक्नोक्रेट है, जो जावा प्रोग्राम आंखों बंद करके चला सकता है, लेकिन वो मंडल कमीशन को आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने कई मेरे मित्र हैं, तो वो मुझसे खुश होते हैं कि आपको यूपीएससी के आपका नॉलेज है, अच्छा है, तो वो कहते हैं कि उन लोग मतलब इतना अगर कोई जानता नहीं होगा, अगर कोई क्योंकि मंडल कमीशन का सबसे बड़ा प्रभाव 1990s में था। अब 2023 में पुरानी बात हो चुकी है। लेकिन जैसे अगर आप समझ लीजिए, एक पंकज रॉय बहुत बड़े क्रिकेटर थे 60s में, या हीरो था, क्या नाम है उनका, नाम क्या था, कुमार सानू, चलिए एक बहुत बड़े एक्टर थे, उनका नाम था, सुनील दत्त का तो नाम लोग जानते हैं। लेकिन बहुत चीजें जब वक्त
पार हो जाता है तो उस चीज़ों को लोग उतना याद नहीं रखते। आज के समय विराट कोहली हिट है, हाँ, विराट कोहली हिट है, कभी मोहिंदर अमरनाथ हिट, सर आज के बच्चों को मोहिंदर अमरनाथ का नाम ही नहीं पता, उनको विराट कोहली का नाम पता है, ठीक है। तो मंडल कमीशन का मेन इंपॉर्टेंस 92 के आसपास बहुत ज़्यादा था, 90s में। जिन दिन ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, तो सारी जो आपकी जो टैलेंटेड जो IITs IIM के टैलेंटेड जो पूल था, वो गवर्नमेंट सर्विस के चक्कर में, क्योंकि पहली बात है कि IIT की पढ़ाई और UPSC की पढ़ाई अलग है। आप 5-6 साल देंगे भी, और देने के बाद भी ये कि आपको होना पक्का नहीं, क्योंकि इतना पहले बात तो रिजर्वेशन है 50%, और दूसरी बात है इतना ज़्यादा टफ जो है आपका कंपटीशन, 10 लाख में 1,000 का सिलेक्ट हो पाना, और स्टेट में भी ले लो यूपी का तो कितना होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से, चलिए एकदम यूपी का स्टेट का मैं नहीं बता रहा, लेकिन दिल्ली का लेवल का यही चीज़ है, ठीक है। जो तो ये बात है, ठीक है। अब जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ, वो मैं ये बता, तो मैं आप तो फिर कोई भी कहेगा, मेरे जैसे रिलेटिव थे, चाचा जी, मामा जी, ताऊ जी, सब कि क्या ये सब बातें हैं, अच्छे बीटेक में पढ़ो, परसेंटेज अच्छा पढ़ो, तो इंडिया में 2 साल नौकरी करो, फिर अमेरिका चले जाओ, आप बॉबी जिंदल और क्या नाम है, कमला हैरिस, और क्या ये बन जाइए जाके, ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मैं अब इम्पोर्टेंट है, देखिए मैं ये मानता हूँ, और मैं ये मानता अब हूँ, पहले नहीं, मैं 2014 में नहीं मानता था, कि जब तक आप एक बार SSC UPSC की तैयारी नहीं करें तो आपका जीवन अधूरा है, अपूर्ण है। आप कहेंगे प्रियेश आप इतने कॉन्फिडेंसली क्यों कह रहे हैं? देखिए मैं आपको छोटा एग्जांपल दे बताता हूँ। देखिए कंप्यूटर साइंस सीखने से आप लैपटॉप में जावा प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, वेब डेवलपमेंट कैसे करना है, फोर्ट्रॉन कैसे चलाना है, ये सीख सकते हैं। लेकिन भारतीय समाज का समझ होना नहीं हो सकता आपको कंप्यूटर साइंस के। मैंने जैसे मंडल कमीशन का एग्जांपल लिया। अब क्यों ये कह रहा हूं मैं भारतीय समाज, क्यों आप मुझसे कहेंगे भारतीय, हमें क्या भारतीय समाज से, हम नौकरी पाएंगे अमेरिका पे जाके करोड़ रुपए कमाएंगे, हमें इंडियन समाज से क्या लेना देना? आप कहेंगे बिल्कुल सही सवाल, आप सुनिए। देखिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो राजीव गांधी जी से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप अपनी माँ के बारे में, अपने मदर के बारे में टेल मी समथिंग, टेल अस समथिंग। अब राजीव गांधी ने कहा कि मेरी जो माँ थी वो कहती थी, मेरा एक बार बचपन में चोट लग गया था, पैर में कुछ चोट या कांटा लग गया था ऐसा, क्योंकि उस समय मीडिया नहीं था, मैंने इतनी ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ होती नहीं थी, तो मैंने, डॉक्टर ने कहा इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा, मुझे बहुत रोना आया। तो मम्मी ने कहा कि बेटा जब गैंग्रीन हो जाए और पैर काटने की उम्मीद आ जाएगी, उससे पहले जो अगर पैर में कोई कांटा घुस गया है, कोई लोहे से चोट लग रही है, बहुत लोहा घुस गया, तो उसको काट के बाहर निकालो, उसके ऊपर टेप और बैंडेज और उसके ऊपर सोफ्रामाइसिन क्रीम लगाने से नहीं चलेगा, उसको ऑपरेशन करके चाकू से काट के बाहर फेंकना पड़ेगा, ना तो अगर वो रह गया तो गैंग्रीन फॉर्म होकर पूरा पैर काटना पड़ेगा। तो ये क्योंकि वो राजीव गांधी जी की जब प्राइम मिनिस्टर में उनकी माँ की हत्या हुई थी बहुत ही बेरहमी से, और वो बच्चे थे उस समय, मतलब पॉलिटिक्स में सबका प्रेम उनके प्रति बहुत ज़्यादा था। अगर समझ लीजिए मेरे जैसे कुछ बड़े, मेरे जैसे नहीं, मुझसे तब बहुत बड़े थे, लेकिन ऐसे किसी नवयुवक को जिसे कुछ पता नहीं उसको आप प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, पॉलिटिकली, जो वो पायलट थे, लेकिन पॉलिटिकली अगर आप मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये बता दूँ। तो उन्होंने, राजीव गांधी ने कहा कि मेरी माँ ने कहा कि बेटा ये पैर में तुम्हारा जो कील घुसा है या जो तुम्हारे गैंग्रीन हो सकता है, अगर अभी इसको ऑपरेशन करके काट के बाहर नहीं फेंकोगे ऑपरेशन करके, तो ये इतना गैंग्रीन बन जाएगा पूरे पैर। तो प्रॉब्लम, तो राजीव गांधी कहना था कि मेरी माँ कहना था कि अगर पैर में कील घुसा है, पैर में चोट लगी है, पैर में इन्फेक्शन है, तो उसको कट आउट करो, उसको उस पर टेप और बैंडेज लगाने से फायदा नहीं हो सकता। तो मैं यही कहना चाहता कि मेरा जो मानना है, 1970s में इंडिया की जो इकोनॉमिक हालत थी पाकिस्तान से बुरी थी। हाँ, 26 या 25% रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, और ग्रोथ 2-2.5%, इसको हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं, हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं। मैं ग्रोथ की, आज 7.5% ग्रोथ है, 2.5% ग्रोथ था कभी। और इंग्लैंड वाले मजाक उड़ाते थे कि ये तो काम धाम करना नहीं चाहते हिंदुस्तानी, इसीलिए लोग बहाना ढूंढते हैं, ठीक है, ये उस समय था। तो 91 में जब सोना गिरवी रखना पड़ा चंद्रशेखर जी के वक्त, तब मनमोहन सिंह और PV नरसिम्हा राव ने ये हाँ, तो मैं कहना ये चाहता था, जो मैंने बताया कि मनमोहन सिंह जी और PV नरसिम्हा राव जी के वक्त ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आया, तो जो लड़के, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो IIT बन के IAS के लिए 8-10 साल वेट करके उनको समझ में आ गया, तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना शुरू किया, जिसको IT प्लस प्राइवेट, मैं तो IT वाला हूँ इसलिए IT की बात ही करूँगा आपसे। और भारत का हुआ,
और जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, पहले समझ लीजिए एम्बेसडर की गाड़ी थी, लेकिन अब गाड़ियों की लाइन लगी है, होंडा की भी गाड़ी है। अब बड़े पहले लैपटॉप का देखिए, अब कितने, एप्पल का लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप है, इंडिया ठीक है। अब आईटी कंपनीज में देखिए, टीसीएस है, समझ लीजिए एचसीएल है, कुछ कंपनीज है जो कि इंडियन ओरिएंटेड है, और उसके साथ साथ कंपटीशन में आपके कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट है, जैसे कि फॉरेन ओरिएंटेड है, ठीक है। आप पहले आपको नहीं पता, बॉम्बे डाइंग का ही टिश्यू वो होता था, फुल राइट था उससे। अब इतने ज़्यादा सारे फॉरेन फॉरेन ड्रेसेस आपके इंडिया में आते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपका उसमें हल्दीराम का चिप्स को छोड़ के आप लेज और यही कंपटीशन में, सिमिलरली आप उसमें आइए, फिर एक कैंपा कोला था सर रिलायंस का, अगर अब मैं तो उस पैदा भी नहीं हुआ था, उस वो इंडियन था, तो कोको कोला और पेप्सी सब विदेशी थे। मैं आपको अगर मैं मतलब ये हुआ, ठीक है। फिर और भी आप अगर आप उसमें देखें, जैसे एक गवर्नमेंट बनाती थी एप्रॉन टीवी इंदिरा गांधी के समय, उसके कंपटीशन में बाद में एप्रॉन टीवी के बाद में बहुत सारे तरह की टीवीज आए, ओनिडा टीवी आया, फिलिप्स आया, फिर वीडियोकॉन तो इंडिया का था, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 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 एक इंडिया में जो टोटलिटी थी, इन हाउस प्रोडक्शन था, उसके कंपटीशन में एक यहाँ तक कि डिफेंस का सेक्टर जो कम्प्लीटली ओपन नहीं किया गया था टू एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके सिवा सब खाने का, कपड़ा पहनने का, स्कूटर, मोबाइल, ये कार, सब में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। कुछ कुछ सेक्टर को छोड़ दो, उसको छोड़ के, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, भारत की पहले बार 91 में से 96 तक बहुत इकोनॉमिक पावर, सुपर पावर बना इंडिया, ये पीवी नरसिम्हा राव के बाद। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने मोरोवर इसी को किया, उन्होंने पहली बार डी इन्वेस्टमेंट अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था, कि जो सारी जो जैसे अभी कहते हैं ना आरआईसी को बेच दिया है, तो ये प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो पहले से, जैसे आप देखिए, जैसे बैंक का ही पूरा एग्जाम्पल, पहले जमाने में इंदिरा गांधी ने बैंक को नेशनलाइज किया था, 14 बैंकों को, जैसे इलाहाबाद बैंक जो मेरे फादर का था, ऐसे। उसके बाद से बैंक जो थी, हम सरकारी नौकरी का बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन था, ठीक है। अब जब से एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक ये आया है, एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट जॉब आप जब करते हैं तो गवर्नमेंट को एक पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी की लेनी पड़ती कुछ हद तक। जैसे आपको बताता हूँ, जैसे जो ये कॉल सेंटर का जो बीपीओ का जॉब है, और ये अमेरिका अपने लोगों से, अपने भेजे हुए अपने 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 डेडिकेटेड एम्प्लॉय से करे, तो एक अमेरिकन कंपनी को पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उस अमेरिकन सिटीजन की। लेकिन इंडिया का आदमी जब इसको करेगा, तो वो इंडिया में बैठा हुआ है, तो उसकी जो पूरी रिलायबिलिटी है वो इंडिया पे, अमेरिका से जो वो वर्क कर रहा है उसका पैसा अमेरिका की कंपनी उसे सेंड कर देगी, ठीक है। मैं मोटा मोटी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे बहुत सारे कॉल सेंटर पूरे इंडिया में खुले, मैं मोटा मोटी प्रियेश होकर ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इंडिया की इकोनॉमी पहली बार 5.5% ज्यादा बढ़ी। अभी कोरोना के बावजूद अभी 7 पॉइंट कम है। और जो इंडिया में सोना बेचना पड़ा था, सबसे वीक इकोनॉमिक थी, आज वो जो है थर्ड इकोनॉमिक पॉलिटिक्स है। तो ये कहते हैं पैसा बहुत दुखों का अंत होता है, ठीक है। लेकिन ये जो जैसे आपकी गूगल की कंपनी में, ध्यान सुनिएगा, गूगल की कंपनी है, आपकी जो है माइक्रोसॉफ्ट है, एचसीएल है इंडियन कंपनी, टीसीएस है, हैवी नंबर ऑफ, टेक महिंद्रा है, इन्होंने हैवी नंबर ऑफ जो है एम्प्लॉयज को इन्होंने वर्क दिया है। और जो हाई लेवल टेक्नोलॉजीज है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जब वो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, तो वो गवर्नमेंट को हैवी अमाउंट ऑफ टैक्स देते हैं। तो इससे गवर्नमेंट की जो जीडीपी है, टोटल जो है जीडीपी प्लस जो टोटल जो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, जो कि सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट से या क्या नाम है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, या आपका एनटीपीसी से, जो इन हाउस प्रोडक्शन है इंडिया का, उससे उतना नहीं आ सकता, जो कि इससे आया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। जैसे हमने कहा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन से। तो इससे आपकी 91 के बाद इंडियन इकोनॉमी के दो फेजेस हैं, एक 91 के पहले का है, एक 91 के बाद का, पोस्ट लिबरलाइजेशन कहते हैं। और हम वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी है, अगर इसी रेट पे चलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जिस देश में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, 150 करोड़ की जनसंख्या है, इस देश में जो है आपका खान पान, फूड का जो कंट्रोल है, फूड सिक्योरिटी का, पहले मैं बता दूं, सबके लिए मनी को जनरेट कर पाना, प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाना, यही एक प्रॉब्लम है। फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले हमारा फूड आता था अमेरिका से, एक बार पैसा नहीं दिया तो अमेरिका ने पानी में, जहाज में बहा दिया था, ठीक है। ये दो पॉइंट है। अब तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ, तो जो जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हो, तो इंडिया इतना सुपर पावर में, इस जोन में देखिए पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं, वहाँ आटे चाल का प्रॉब्लम है, लाइट चली गई है। श्रीलंका की हालत देखिए, बांग्लादेश जो बहुत उठ रहा था, बांग्लादेश भी उस लेवल पे उठ नहीं पाई। बांग्लादेश की मेन जो डेवलपमेंट है वो आपकी उसकी जूट पे है, कपड़ों पे है, और क्या नाम है, राइस प्रोडक्शन पे है,
इन सब चीज़ों पे इतना बड़ा टेक्निकल सुपर पावर नहीं है बांग्लादेश में, एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ठीक है। नेपाल भूटान भी इंडिया पे डिपेंडेंट है, ये है, ठीक है। तो शायद पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन हो लेकिन इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं हो कंट्री, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, चलिए आपने इकोनॉमी के, और स्पेशली अगर इंडिया को अगर आप देखें तो वेस्टर्न जो स्टेट्स है वो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल, ये पांचों को देखें, केरल को हटा देते हैं। और ईस्टर्न जो है सारे वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश तो अब हटा दीजिए, मैं 2019 के पहले की बात कर रहा हूँ जब मैं था यूपी में, या 20 के, और बिहार। तो आप देखेंगे जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं। इकोनॉमिक सुपर पावर यही स्टेट्स है एक तरह से। पंजाब का भी आप थोड़ा, पंजाब हरियाणा को आप थोड़ा अलग आप मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक्चुअली शुरू से ही गुजरात में एक इंटरप्रेन्योरशिप, में छोटा एग्जांपल देता हूँ, 1987 वर्ल्ड कप जब इंदिरा गांधी ने करा तो गवर्नमेंट के पास इतना एबिलिटी नहीं था कि वो इस वर्ल्ड कप को ठीक से आयोजित कर सके। तब रिलायंस के धीरू भाई अंबानी जी ने खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं जो है इसका दारोमदार लेता हूँ। एक छोटा एक पत्रकार ने, एक जर्नलिस्टिक पर्सन ने पूछा अनिल अंबानी से, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्रिकेट वर्ल्ड कप? व्हाट इज क्रिकेट वर्ल्ड कप? इट इज रिलायंस वर्ल्ड कप। तो आपको याद होगा पहली बार जब वो होता था ईडन गार्डन में, कलकत्ता में, जो फाइनल हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, तो रिलायंस वर्ल्ड कप था उस समय। एक्चुअली 3-4 थे, रणवीर सिंह महंद्रा थे, वानखेड़े साहब थे और जगमोहन डालमिया थे। कहानी ये इन्होंने वर्ल्ड कप लाए थे, क्योंकि 83 वर्ल्ड कप फाइनल में शायद 2 लोगों, सिद्धार्थ शंकर रे और किसी एक को टिकट नहीं दिया था इंग्लैंड ने, तो इसी के लिए इन्होंने इसको कराया था। यहाँ तक कि उस समय जिया उल हक शायद थे पाकिस्तान को, तो हम इंग्लैंड ने कहा इंडिया पाकिस्तान तो लड़ सकते हैं, तो जिया उल हक को एक बार दिल्ली इंडिया बुलाया गया, फिर बहुत लाहौर गए हमारे नेता, और फिर हुआ कि इंडिया पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कराया था। जो है कराची में शायद पाकिस्तान हार गई थी सेमीफाइनल, इंडिया बॉम्बे में हारी थी, और फिर फाइनल हुआ था 1987 का, मेरे जन्म से पहले की बात है, ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए बात ये है, मैं कहना चाहूँ, मैं जो अभी आपको लिया, मैं भटक न जाऊँ, आईटी वर्सेस यूपीएससी। अब देखिए क्या हुआ, जो टेक्निकल हमारा जो सुपर पावर था, जैसे मैं आपको बताई कांग्रेस की जब फॉर्मेशन हुई थी तो कोई ऐसे इंजीनियर नहीं, उस समय सब लोग जो थे लॉयर बनते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एग्जाम्पल लीजिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का लीजिए आप एग्जाम्पल, आप किसी का भी नाम क्या था उनका, लाला लजपत राय का एग्जाम्पल लीजिए, मुस्लिम लीग का सबसे बड़े नेता सर सैयद अहमद खान का एग्जाम्पल लीजिए, सभी जो थे लॉयर थे। कांग्रेस वकीलों की पार्टी थी। जब कांग्रेस बनी 1885 में, तो कांग्रेस एक्चुअली वकीलों की पार्टी थी जिन्होंने कांग्रेस को क्रिएट किया, ठीक है। मैं बताता हूँ, तो उस समय, और अगर आप आज़ादी के बाद भी देखें तो जब तक आईआईटीज नहीं बने थे, इतने ज़्यादा आपके इंजीनियरिंग का नहीं। मैं आपको छोटा एग्जांपल, तो मुझे वो बहुत गुस्सा आया, मैं एक बार बहुत बड़े प्रोफेसर के पास गया था, तो उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने बदतमीजी नहीं की, उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है टोटलिटी में, ये शॉर्टकट मेथड है। मुझे समझ नहीं आया, कहाँ जो 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 फॉर्मल पढ़ाई होती है वो होती है बीएससी की और एमएससी की। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली जो बीएससी एमएससी और थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ, जैसे आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो कंप्यूटर साइंस में मैं बताता हूँ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, और आपका फिर जो है वो आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ऑटोमेटा थ्योरी, ये सारे जो बहुत ही हाई लेवल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एज कंपेयर टू आपका जैसे कंपाइलर हुआ, नेटवर्किंग हुआ, ये इतने थ्योरेटिकली इतने नहीं है। जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ऑटोमेटा थ्योरी है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, वो डिजिटल कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ये फंडामेंटली जो है, और डेटा एल्गोरिदम है, और डेटा स्ट्रक्चर भी आप जोड़ लीजिए, ये फंडामेंटली जो सब्जेक्ट है, ये चारों का नाम लिया, ये बहुत ही थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर साइंस के लिए। कंपाइलर हुआ आपका, और क्या नाम है, वेब टेक्नोलॉजी हुआ, ये जो है इतने ज्यादा थ्योरेटिकली कंप्यूटर से नहीं जितने की आपका एल्गोरिदम है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, और जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, डेटा स्ट्रक्चर, ऑटोमेटा थ्योरी है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कंप्यूटर का आदमी हो तो उसी की भाषा में बात करना मजबूरी है मेरी, ठीक है। चलिए इस तथ्य को भी हटाते हैं। तो देखिए बात यह है कि आईटी कंपनी के आने से, मैं नाम ले लेता हूं, टीसीएस इंडिया का है, कैपजेमिनी, कॉग्निसेंट, आपका जो है आईबीएम, जो सारी कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करी, एप्पल अभी भी आई, ये सारी कंपनीज आईटी, क्योंकि मैं आईटी का हूं, मैं जेपी मॉर्गन का और इन सब का, गोल्डमैन सैक्स का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं आईटी का हूं, तो आईटी वाला हूं, लेकिन सब जानता सब हूं, लेकिन आईटी वाला मैं हूं, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रिय शो की, इनके आने से कोई इंडिया की इकोनॉमिक तो राइज बहुत हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहते हैं ना कि जैसे मैंने आपको इंदिरा गांधी जी का एग्जांपल दिया कि राजीव गांधी के पैर में जब चोट लगी थी तो उनसे पूछा, तो इंदिरा जी ने कहा कि बेटा अगर पैर में कांटा घुसा है तो उसको ऑपरेशन के बाहर निकालो, वरना वो गैंग्रीन बन के बॉडी को, या वो जो है अगर नहीं निकालोगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं, उसके ऊपर बोरोलिन लगाने से वो छूट नहीं जाएगा, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ये मिसेस गांधी ने अपने बेटे से कहा, ठीक है, ये मैंने सुना है, ठीक है।
तो ये बात है कि जो ये आईटी कंपनीज है, जैसे अब जो 91 के बाद आई, और सबको दे दीजिए, मैं पेप्सी की बात कर लेता हूँ, आईबीएम की बात कर लेता हूँ, हुंडई की बात कर लेता हूँ, सारी जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, छोटी छोटी कंपनी, जो कपड़ा बेचने की कंपनी है, ये सब का मैं नाम लेता हूँ, जो इंडिया के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ, तो इनसे जो है, इनसे एक चीज तो हुआ कि इकोनॉमी, लेकिन इंडिया की जो फंडामेंटल सोशल प्रॉब्लम्स है वो आज वहीं की वहीं है। कुछ पैसा आ जाने से कुछ लोगों का पैसा आ गया, कुछ लोग विदेश चले गए, कुछ बॉलीवुड एक्टर बहुत अमीर हो गए, कुछ क्रिकेटर अमीर हो गए, ठीक है, अच्छी बात है, उसके कोई मैं खिलाफत नहीं हूँ। तो लेकिन मैं यही कहता हूँ, एक आई, क्योंकि मैंने आपसे बताया, जब जैसे मैं टैगोर पब्लिक स्कूल में साइंस और कॉमर्स था, मैं साइंस से पढ़ा, फिर मैंने इंजीनियरिंग किया। मैंने कहा ना, साइंस से आप पढ़ते हो तो आपकी लोग आपको इज्जत करते हैं, कॉमर्स से पढ़ो, ठीक है, अच्छा, ठीक ठीक लड़का है, और आर्ट्स से आप पढ़ोगे तो आपको, आप खुद ही सुसाइड कर लोगे डर के मारे, क्योंकि आर्ट्स टैगोर पब्लिक स्कूल में था ही नहीं। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मैं यूपीएससी करना चाहता था प्रियेश भाई, इसलिए मैंने आर्ट्स लेके पढ़ा, ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं, इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। तो और जो आपकी जो सोशल सोशल आपकी जो ये है, सोशल जो आपकी एनलाइटमेंट है, वो आपको पढ़ने के लिए आर्ट सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब सिर्फ कोई जावा सिस्टम इंजीनियरिंग पढ़ के मंडल कमीशन को या पार्टीशन ऑफ इंडिया को नहीं समझ सकता। या जावा सर्वर पेजेस पढ़ के आप पार्टीशन ऑफ इंडिया को, हर्बर्ट शील्ड पढ़ के, या क्या नाम है उसका, कॉर्मन पढ़ के, या डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के आप पार्टीशन ऑफ इंडिया को, मंडल कमीशन को, भीमराव अम्बेडकर को नहीं समझ सकते। और क्या नाम है दूसरा आपका है, ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड पंजाब इश्यूज को नहीं समझ सकते, ठीक है। इसी के लिए जो है, आपको अगर सोशल कॉन्शियसनेस या यूपीएससी निकाल दो, ये सब कुछ निकाल दो, मैं एक सिर्फ सोशल कॉन्शियसनेस अगर आपको चाहिए, तो आपको, क्योंकि आर्ट्स कोई पढ़ता ही नहीं है इंडिया में, पहली बात, आप अगर अच्छे स्टूडेंट है साइंस पढ़ेंगे पाएंगे, नहीं कर सकते कॉमर्स में, दो ही ऑप्शन है ना। हमारे स्कूल में आर्ट्स था ही नहीं, क्योंकि उसने बताया कि टीचर कोई लेता नहीं, टीचर को कौन पैसा देगा, तो इसलिए आर्ट्स था ही नहीं, डिमांड एंड सप्लाई की बात है। तो ये तो, लेकिन अगर आपको समाज को समझना है, सोशल कॉन्शियसनेस के लिए आपको आर्ट्स पढ़ना ही पड़ेगा। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जिस समय में बीटेक पास हुआ, जब मैं इंजीनियरिंग पहली बार बना, या चलिए पुणे का सीडैक भी हम उसमें जोड़ देते हैं, और मैं जब टेक्नोक्रेट सिर्फ था, और जब मैंने यूपीएससी में लात खाने के बाद अगर दोनों को देखे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज की समझ मुझ में आई है मजबूरी में यूपीएससी के कारण, और समाज की समझ आई है, तो मैं कंप्यूटर साइंस को एक अलग तरीके से देख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आप कहेंगे क्यों? देखिए, मैंने जैसे कहा कि आपने, गूगल ने आपके देश में बहुत पैसा लगाया, और एप्पल ने लगाया, अमेजोन ने लगाया, सब कंपनीज आई, ये तो बाहरी कंपनीज है। टीसीएस जैसी इंटरनल कंपनीज है, विप्रो है, एससीएल है, जो इंडिया की कंपनी, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट। मैं आईटी का हूं, इसलिए मेरी ज्यादा बातें आईटी के ही आसपास रहेंगी। आप सब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जोड़ लीजिए, ठीक है, चलिए, अच्छी बात है, मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। तो इससे आपके देश की जो टेक्नोक्रेट थे, आईआईटीएन थे, जो बेचारे यूपीएससी नहीं निकाल पाते थे, पुलिस नहीं पाते, वो अब इन कंपनीज में जाते हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, तो उनका वो एक बहुत बड़ा, खुद पैसा भी कमाते हैं, लाखों में इनकी सैलरी है, और क्योंकि वो कंपनी आपके देश में ऑपरेट कर रही है, तो इसीलिए जो है वो उसको कंपनी को उतना ही टैक्स आपको देना, कॉर्पोरेट टैक्स 40% है। तो आपके देश की इकोनॉमिक बूम बहुत है। लेकिन जो फंडामेंटल, मैंने आपको फंडामेंटल जो सोसाइटी है आपकी, वो 3-4 बॉडीज से रन होती है। एक आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, क्योंकि वो पाकिस्तान तो है नहीं कि भुट्टो को मार दिया जाएगा आर्मी। इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो कि चुनाव द्वारा चुनी जाती है। मैं यूपी का कोई एग्जांपल देता हूं, यूपी में 52% दलित है, ओबीसी है, 20% दलित है, सवर्ण जिसको हम जनरल कास्ट कहते हैं, जनरल कैटेगरी कहते हैं, 14% है, मुसलमान 20% है। तो 20-40 52 हुए ये आपके ओबीसी, कुछ कम करो, 10% जनरल कास्ट। तो इसी इक्वेशन पे आप इलेक्शन में, आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। योगी आदित्यनाथ तो 2017 में तो 400 दंगे हुए थे यूपी में, 2022 में 0 हो गए। इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद, मैं किसी आदमी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, 326 से 255 पे योगी आदित्यनाथ का रियली प्रॉब्लम, ये खतरा था कि बीजेपी हार सकती थी यूपी, ठीक है। क्यों? देखिए, मायावती और मुलायम सिंह के जात और इससे इतना लोग परेशान हो गए थे एंटी इनकम से, उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया। लेकिन जब भी 5 साल योगी जी ने चलाया, तो कहीं ना कहीं ये फिर मंडल कमीशन सोच वापस आई कि कास्टिज्म आई। ये तो योगी जी बल्कि एक सन्यासी, जिन्होंने अपने माता पिता का श्राद्ध करके, वो किसी उसके गुरु उसके पिता है। लेकिन ये है कि एक ऐसा आदमी देश चला रहा है, हमारे दलित समाज का, ओबीसी समाज का आदमी नहीं है। तो और मुस्लिम तो जानते ही, बीजेपी का मुस्लिम का जो इक्वेशन है पहले से, तो सारे जो मुस्लिम प्लस दलित प्लस ओबीसी वोट है, बहुत हद तक दूर हो गए। इसीलिए आपने 326 से 255 पे आते हुए देखा बीजेपी को यूपी में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं आपसे, फिर आप जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उसकी 3-4 फंडामेंटल फंक्शनैलिटीज होती हैं। पुलिस है सबसे इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्सेशन है, जैसे आपका मैंने बताया कि बर्गर पे बहुत ज्यादा पैसा का टैक्स लगता है, और चावल पे बहुत कम, शराब पे सबसे मैक्सिमम टैक्स लगता है। पुलिस है, इनकम टैक्सेशन है,
पुलिस है, इनकम टैक्सेशन है, और आपका ये है सिविल सर्विस है। और भी तो ये फंडामेंटल है, बैंक, बोर्ड ऑफिस, वाटर ऑफिस, ये सब थोड़ा सेकेंडरी है, फंडामेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ही है। और गवर्नमेंट का काम बैंक चलाना नहीं है, गवर्नमेंट का काम जूते की शॉप चलाना नहीं है, गवर्नमेंट का काम बिजनेस नहीं है, गवर्नमेंट का काम स्कूटर बनाना नहीं है, गवर्नमेंट का काम एडमिनिस्ट्रेशन है। ये इंडिया में ही ऐसा होता है, गवर्नमेंट सब काम करती है, गवर्नमेंट का काम एडमिनिस्ट्रेशन में। और आर्मी है, वो चलिए पाकिस्तान हुआ, इंडिया हुआ, आर्मी की बात पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो बात ये कि आपने बड़े बड़े नोएडा में, कलकत्ता में, बेंगलोर में और इन सब जगह बड़े बड़े कंपनीज खोल दी, उसमें अपने टॉप क्लास टेक्नोक्रेट्स को आपने रिक्रूट किया, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, विदेशों में भी जाकर परफॉर्म कर रहे हैं। आईटी जैसे, आईटी के जो सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं, आधा उनका वर्क होता है यूएसए में, आधा वर्क इंडिया में होता है, मैं समझाता हूँ। तो इसी कारण जो है बहुत बड़ा एक रेवेन्यू इंडिया में आता है, बड़ी बड़ी कंपनी जो ऑपरेट करते, तो बहुत बड़ा टैक्स जो है गवर्नमेंट को देती है। इससे देश की इकोनॉमिक राइज तो बहुत हुई, लेकिन जो फंडामेंटल जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल प्रॉब्लम है उसका इलाज नहीं हुआ है। इसमें आपने कहा ना, मैंने सिंपल कहा, एक आईआईटी टॉपर से भी आप पूछिए, एक्सप्लेन मंडल कमीशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंडिया सिंस 1992, मैं श्योर हूं नहीं समझा सकता। उसके घर में या तो उसने 4th ईयर में आईएएस की तैयारी की है, या तो उसके घर में बैकग्राउंड है, नहीं है, सिर्फ वो टेक्नोक्रेट है, नहीं समझा सकता। हाँ, एक वर्ड बोल सकता है, ओ आई थिंक दैट इट वाज इन विश्वनाथ प्रताप सिंह टाइम एंड इट केम इन नरसिम्हा राव टाइम और इंदिरा गांधी वाज द पर्सन, ऐसा ही ड्यूरिंग हर टाइम शी डिड नॉट अलाउड, ऐसा कुछ बोल सकता है, लेकिन फंडामेंटल उसकी जो है स्टडी नहीं कर। आप पूछिए भीमराव अंबेडकर एंड रिजर्वेशन या पार्टीशन एंड मोहम्मद अली जिन्ना, ये पूछिए तो मतलब एक दो पार्टीशन बता सकता है, शायद टीवी पे डेली आता है, लेकिन इन जनरल अगर आप डिटेल पे जाए, या ऑपरेशन ब्लू स्टार इन पंजाब, तो एक आईआईटीएन भी जो आईआईटी से बहुत बड़ा टेक्नोक्रेट है, वो भी नहीं समझा सकता। जावा का है, समझ लीजिए, पाइथन का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, नहीं समझा सकता इसको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात मैं आज अपने माँ बाप से लड़ के ये बात आपसे कह रहा हूँ कि आपके जो आईटी है, आईटी कह लीजिए, आपका जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, इसका कोई अर्थ नहीं है जब तक आप समाज को नहीं समझ सकते। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, और ध्यान से कान खोल लीजिए। आप आईटी में जावा में आपने एक्सपर्टीज किया, आपने पाइथन में एक्सपर्टीज किया, मैकेनिकल बन गए, इलेक्ट्रिकल बन गए, तो मैं भी उसी 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 मिट्टी से बना हुआ हूँ। बीटेक पढ़ा, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ा, ठीक है। उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि जब तक आप समाज को ना समझ पाए तो इसका कोई अर्थ नहीं है। आपने गूगल में जाके, अमेरिका में आप कमला हैरिस बन गई, बहुत पैसा कमा लिया, इंडिया में आप क्या नाम है, मजूमदार, किरण शाह मजूमदार बन गई, बहुत पैसा कमा लिया, धीरू भाई अंबानी बने, कमा लिया। लेकिन यूपी का, मैं एज ए यूपी, क्योंकि मैं वहां का हूँ, आप इसमें गुजरात भी जोड़ सकते हैं या हरियाणा भी, यूपी की क्या इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल जो अंग्रेज कहे गए थे महात्मा गांधी से, गांधी जी ने जब कहा कि आई वांट इंडिपेंडेंस, तो उसने कहा व्हाट इज इंडिया, द आइडिया ऑफ इंडिया इज एज स्टूपिड एज द आइडिया ऑफ इक्वेटर, बिकॉज देयर इज सम इज अ पंजाबी, सम इज अ तमिल, some is Assamese, some is this and this, and some is a Telugu, and you don't have a single language, you don't have a single, Muslim and Hindu have 8 years, 100 years of fight, you don't have a single culture, you don't have a single caste, so you are not a single nation. Brahman is opposite to Dalit, so it only requires a foreign power to rule India. Foreign power एक justice provide कर सकती है इंडिया को, ये अंग्रेजों ने कहा था। तो ये चीज आज भी एग्जिस्ट करती है। बड़े कंपनी में नौकरी पाके कार चलाना और एसी चलाने से आपको सुख मिल सकता है, लेकिन आप अमेरिका चले गए, आपको टीसीएस में नौकरी मिल गई, सुख आपको मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन भारत का जो इंटरनल, अब मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पापा से मेरी और मम्मी से कभी बार बहस हो जाती है। मम्मी का मैं एक ही बेटा हूँ, पापा का भी एक ही संतान है, तो कहती तुम पॉलिटिक्स में मत पढ़ना, कभी मत पढ़ना, देखो तुम नौकरी करने जा रहे हो बेंगलोर, पुणे जा रहे हो, पॉलिटिक्स में मत पढ़ना। देखिए मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। अमिताभ बच्चन जी का एक बार इंटरव्यू ले रहे थे अर्नब गोस्वामी, तो उसने पूछा कि आपने क्यों पॉलिटिक्स छोड़ा 87 में, फिर कहा कि सर आप इतने बड़े इंसान हैं, अब अर्नब ने कहा उसे, तो अमिताभ बच्चन ने कहा सी अर्नब आई एम ए पॉलिटिकल, कहा अमिताभ बच्चन जी ने। तो अर्नब ने कहा सर नो वन कैन बी ए पॉलिटिकल, पीपल डोंट वांट टू आंसर बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट इनटू दिस टाइप ऑफ कंट्रोवर्सीज। फिर सुनिए, अमिताभ बच्चन ने कहा अर्नब को कि अर्नब सी आई एम ए पॉलिटिकल, आफ्टर बोफोर्स आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, पीपल सेज ये गद्दार है, धोखेबाज है, मेरे जन्म से पहले की बात है, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट पॉलिटिक्स। तो अर्नब ने कहा कि सर सॉरी सर, नो वन इज अपॉलिटिकल, पीपल डोंट वांट टू स्पीक बिकॉज दे वांट टू रिमेन सेफ, दे वांट टू नॉट गो इनटू एनी कंट्रोवर्सी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आप मुझे मेरे सारे जो बीटेक के दोस्त हैं, जो सीडैक के दोस्त हैं, जो एमआईटी के फ्रेंड हैं, सब मुझे गालियां देंगे, दो मुझे गालियां, लेकिन मैं कहता हूँ आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि एक्चुअली जो आपकी यूपीएससी का जो बेसिक सिलेबस है वो कोई साइंस से रिलेटेड नहीं हो, सब सारे आर्ट्स के ही सब्जेक्ट्स हैं। तो लोग, आप जानते हैं आर्ट्स
कॉमर्स पढ़ने वालों को ही इतना डराया जाता है, तो आर्ट्स पढ़ने वाले, आर्ट्स का तो डिपार्टमेंट ही हमारे कॉलेज में नहीं, हमारे पास नहीं था हम लोग के समय, या आर्ट्स का विंग या आर्ट का सेक्शन ही हमारे स्कूल में शायद, हाँ स्कूल में नहीं था, कॉमर्स और साइंस का था, जो हमारे माँ चिल्लाती थी कि साइंस नहीं मिलेगा, मेहनत करो, और कॉमर्स और साइंस का डिपार्टमेंट था। आर्ट्स हमने जब एसएससी के लड़के ने कहा मैं आर्ट्स से पढ़ूं, तो मुझे पता चला आर्ट्स भी इंटर में होता है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो लेकिन बात यह है कि आप चाहे कितने बड़े टेक्नोक्रेट बन जाओ, अगर आपको देश छोड़ के चले जाना है अमेरिका, जो मेरे बहुत दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त सब चले गए, उनकी बात अलग है। लेकिन अगर आप, मैं फिर ये कहता हूँ, मैं फिर ये बहुत हार्ड स्टेटमेंट देता हूँ, मैं इतने हार्ड वर्ड कभी बोलता नहीं हूँ, कि निरर्थक है आपकी कंप्यूटर साइंस की, आईटी की, मैकेनिकल की, एमटेक और बीटेक, जब तक कि आप भारतीय समाज को ना समझ पाए। आप बीटेक भी इसीलिए करें क्योंकि समाज की देन है। जब 1885 में कांग्रेस बनी थी, तब कोई बीटेक नहीं पढ़ता था। सबसे बड़े बड़े नेता आपने देवदास सिंह देखे होगी, सब लॉयर बैरिस्टर बनने लंदन जाते थे। फिर सब सोचा कि बैरिस्टरी में इतना पैसा नहीं है, तब सबने शुरू किया साइंस की पढ़ाई। तब आजादी के बाद ये होता था बीएससी एमएससी, तब सबने कहा बीएससी एमएससी ज्यादा पैसा नहीं है, तब आईआईटीज बने और सब प्राइवेट कॉलेज बनना शुरू, जैसे यूपी में है आज, यूपी बिहार में प्राइवेट कॉलेज का गढ़ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो जब यूपी बिहार में प्राइवेट कॉलेजेस का गढ़ बना, या पुणे में और कर्नाटका में, तो लोगों ने प्राइवेट सर्विस को बहुत की, प्राइवेट कॉलेजेस का जब प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस बने, तो लोगों ने उसमें किया, क्योंकि वो जॉब ओरिएंटेड है। और तो मैं फिर कह रहा हूँ, 1885 में जब कांग्रेस बनी, उस समय बैरिस्टर्स होते थे सबसे पावरफुल लोग, आपने देवदास सिंह देखे होगी। जब भारत आजाद हुआ तो साइंस बीएससी एमएससी का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद जब आईआईटीज बने, तो सब ने प्राइवेट, यूपी में आप जानते हैं जमींदार, उसको पता है नेता को घूस देके कॉलेज खोलना है, उसने कॉलेज खोल लिया उसको, क्योंकि उसे पता है लड़के आएंगे इससे डिग्री लेने बीटेक की, उनको इससे नौकरी मिलनी है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और जब वो डिग्री लेने आएंगे, तो एक बीए पढ़ने में जहाँ 1-2 हजार लगता है, वहां पढ़ने में 1 लाख रुपए लगेगा, तो हमको फायदा होगा। इसलिए यूपी के सारे जमींदारों ने कॉलेज, आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लिया, ठीक है। तो मैं जो कहना चाहता हूं, मैं फिर ये कहता हूं, और मेरे सभी मित्रों से कहता हूं, ये आज का टॉपिक आईटी वर्सेस यूपीएससी, ठीक है, द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ माय एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं माँ बाप के डर से, समाज के डर से, मैंने हाई स्कूल में बड़ी मेहनत की, साइंस में मुझे इंटर में मेहनत की, बीटेक में गया, माँ बाप के डर से पढ़ा, उसके बावजूद फिर मास्टर्स के ये भी घर वालों के डर से ही करा, ठीक है, मुझे कोई कहने में आता नहीं। लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम ये, और मैं चीख के सीडैक के सभी लोगों को, स्कूल के इंटर के सब दोस्तों को, बीटेक के यूनाइटेड कॉलेज के और एमआईटी के सब दोस्तों को कह रहा हूं, जब तक आपको समाज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपका बीटेक पढ़ना, आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल बेकार है, क्योंकि इनकी आधारशिला ही आपके समाज पे बनी हुई है। आपने बहुत बड़ी नौकरी पाली गूगल पे इंडिया में, या आपका विप्रो में, इंडिया की कंपनी, या आपका समझ लीजिए, क्या नाम मैं लेता हूँ, उसमें क्या कंपनी का, बहुत बड़ी हाँ, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट का भी मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, या फाइनली मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका याहू में, फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल बड़ी जो मैं आईटी फील्ड का हूँ, मैं आईटी का ही नाम लूंगा, मैं और किसी फील्ड का उतना अच्छा मैं बोल नहीं सकता, तो ले लिया। लेकिन ये, इससे आपको अपर लेवल एक घर, फ्लैट मिल गया, एसी कमरा मिल गया, सब मिल गया, लेकिन जो भारत की जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स है, वो वहीं की वहीं है। गवर्नमेंट, कोरोना में मोदी जी ने कुछ पैसा दे दिया लोगों को, कुछ खाना दे दिया, कभी गवर्नमेंट लाती है, या घर योजना कभी गवर्नमेंट लाती है, शौचालय योजना कभी गवर्नमेंट लाती है, उज्ज्वला योजना हर पार्टी करती है, बंगाल में कन्याश्री योजना वोट लेने के लिए करती है। लेकिन समाज में जो रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम्स है, इतनी भयानक प्रॉब्लम है कि एक दिन इंडिया अंदर से टूट सकता है। अभी यूएसए में एक दलित एफ्लो मैप बनाएगी, एक दलित इंडिया बनेगा, एक हिंदू अपर कास्ट इंडिया, मुस्लिम इंडिया तो उन्होंने बना दिया पाकिस्तान, एक सिख इंडिया बनेगा। ये पूरा यूएस में एक थिंक टैंक है, क्योंकि इंडिया इतनी सुपर पावर है, पाकिस्तान करीब खत्म हो चुका है, उसका जो इकोनॉमिक लेवल है कभी नहीं राइज कर सकता एक क्योंकि मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान का क्रिएशन इंग्लैंड और अमेरिका ने कराया इसलिए था क्योंकि इंडिया को रोक सके, इंडिया का सुपर पावर ना बन सके, तो इंडिया को ये रोक सके, क्योंकि इंडिया का जो कनेक्टिविटी था, मेंटल कनेक्ट, ऐसे इंडिया तो नॉन अलाइंड है नेहरू जी के समय से, लेकिन इंडिया का मेंटल कनेक्टिविटी था आपका सोवियत रशिया के साथ। ये सोशलिस्ट सेकुलर वर्ल्ड सोवियत रशिया के द्वारा ही उसका इन्फ्लुएंस था, और 71 में इंदिरा गांधी ने इंडिया सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया। तो अमेरिका को लगा जब, तो उसने पाकिस्तान का यूज किया, इंडिया को, चाइना ने भी किया इंडिया को कंटेन करने के लिए, ठीक है। तो अब अगर इंडिया इतना सुपर पावर बन जाएगा, तो फिर अमेरिका कहाँ, सब कुछ पावर का खेल है। तो इंडिया को इसलिए डिवाइड एंड रूल को, जो कि ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था, जॉन लिस्ले ने कहा भी था, या रिस्ले सर उनका था, इंग्लैंड के बहुत बड़े ऑफिसर थे, टिल देयर इज कास्ट देयर विल बी नो इंडिया, तो बिकॉज इंडिया कैन नॉट बी कास्टलेस, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं
कि मैं कभी पढ़ना नहीं चाहता था, मैंने क्रिकेट खेलने का शौकीन था, मेरे घर वाले माँ बाप के डांट से मैंने पढ़ा, मैं उनका एक ही बेटा था, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल में अच्छा नंबर है, मुझे साइंस मिल गया, साइंस में तो मुझे समझ में आया मैं कर नहीं सकता, और मुझे लगा कि मैं 60% पा जाऊँ, मैं आईआईटी वाईटी में बस की बात नहीं, 60% से ज़्यादा मैं पढ़ा पाया। मैं बीटेक प्राइवेट यूपी के प्राइवेट कॉलेज में, यूनाइटेड कॉलेज में सिटी में था, इलाहाबाद में था उस समय के, उसमें पास आउट किया, ठीक है। फिर मैंने मुझे सबको ने कहा कि 10 लाख रुपए देखो बीटेक वालों को माँ बाप पढ़ाते, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा कमिटमेंट है, तुम्हारा 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 ये कर्तव्य है कि तुम जॉब करो माँ बाप के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता, मैंने कहा ठीक है नौकरी कर लेते। लेकिन ये घर वाले, ये तो मोहल्ले वाले कहते, घर वाले कहते थे कि देश के लिए नौकरी, आर्मी में जाने में, पुलिस या इनकम टैक्स में जाओ। तो मैं आईटी की पढ़ाई का डेटा स्ट्रक्चर और डिस्क्रीट और क्या नाम है कंपाइलर पढ़ते पढ़ते लूसेंट की किताब पढ़ता रहता था कि भारत में कब आज़ादी आई थी, कब लाहौर में क्या किया गया था, और क्या तक्षशिला क्या है, मैं आपको पढ़ता रहता था, ठीक है। लेकिन आज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो है कि जब तक आप आईटी के एक्सपर्ट तो हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रियस फोर्थ लॉ ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया, द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म रेस्ट अंटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। सेकंड लॉ कहता है अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी विल टेक अ बॉडी विल द मोमेंटम ऑफ बॉडी will be defined by the force which is applied to the body in the direction of the force. F is equal to ma. थर्ड कहता है every action is equivalent of opposite reaction. फोर्थ लॉ ऑफ सोसाइटी प्रियश की लॉ है, वो ये है कि जब, ये मेरा लॉ है, कोई मोदी जी भी क्या कमेंट करें सचिन जी क्या कमेंट करें मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये कहना है एमटेक बीटेक का आईआईटी एनआईटी तो नहीं कह रहा हूं मैं, एनआईटी का शब्द नाम में नहीं लेता हूं अभी, ठीक है, नहीं लूंगा एनआईटी का, आईआईटी का नाम लेता हूं। आईआईटी से भी अब एमटेक बीटेक करके बहुत बड़े गूगल में नौकरी पा जाए अगर, ठीक है। मैं फिर कहता हूं कि आईआईटी से भी कोई एमटेक बीटेक करके बहुत बड़ी वो पा जाए, ठीक है, उसको उसका दिल से सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं तो आईआईटीएंस ने मुझे बहुत समय पढ़ाया है। लेकिन ये तो चलिए अभी का बात खत्म करता हूं, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब तक आप सोशल इश्यूज, इंग्लिश वर्ड है, जब तक भारत की सामाजिक सच्चाई को आप नहीं समझ सकते, आपकी जो टेक्निकल जो स्टडी है, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कुछ भी हो, वो निरर्थक है। मैं छोटा एग्जांपल देके समझाऊंगा, लास्ट एग्जांपल दूंगा। मम्मी पापा और हम बैठे थे, तो मोहल्ले वाले जानते हैं कि इनके बेटे को बहुत पढ़ाया, बीटेक कराया, फिर इसने एमआईटी से पढ़ा है, मोहल्ले वाले सब जानते हैं, मास्टर्स किया है लड़के ने, मोहल्ले वाले, ठीक है। तो मैंने पापा को चाहने के लिए कहा कि यार आपसे अच्छा तो लालू प्रसाद यादव है। तो मम्मी ने कहा क्यों? हमने कहा यार आपने एमटेक बीटेक पढ़ा है, अभी भी लड़के को मेहनत करना पड़ता है नौकरी के लिए। लालू प्रसाद को पता है कि जिस एरिया से उसके बेटे को इलेक्शन लड़ाएगा, उस एरिया में एक सर्टेन कम्युनिटी का मेजोरिटी है, उसमें कितने मुस्लिम परसेंटेज है, कितना ओबीसी परसेंटेज, कितना दलित है, और कितना हिंदू अपर कास्ट। हिंदू अपर कास्ट डिवाइडेड है, जैसे हिंदू जनरल कास्ट कह लो आप, ब्राह्मण में, बनिया में, ठाकुर में हिंदू जनरल कास्ट, मुस्लिम पॉपुलेशन है, दलित ओबीसी है। अब ऐसे जगह से आप खड़ा करो अपने बेटे को जहां की दलित, ओबीसी, मुस्लिम और जो हिंदू जनरल कास्ट है, इनका जो परसेंटेज है वो आपको सूट करे, ठीक है। जैसे मैंने कहा मायावती जी जो थी वो दलित पॉलिटिक्स में सब बहुत बड़ी थी, मुलायम सिंह जी ओबीसी पॉलिटिक्स में थे। तो इसी के कारण जो है, अगर आप ऐसी जगह से अपने बेटे को खड़ा करते हो तो उसे इलेक्शन जीतना है, अब उसे पढ़ने की जरूरत है, उसे 9वीं पास हो, 8वीं पास हो, वो जो है आपका जो टॉप क्लास एम से पढ़ के डॉक्टर आए हैं बिहार में डॉक्टर बनने, वो उनका लीडर है, वो उनका हेल्थ मिनिस्टर है, एक है आपका होम मिनिस्टर है, तेजस्वी होते हैं। क्या पढ़ने की जरूरत है? क्या मैंने पिताजी से कहा क्या इतना पढ़ाया लिखाया, भाड़ में गया, इससे तो अच्छा है कि आप मुझे इलेक्शन बनाने थे, कहाँ जात का कुछ इक्वेशन करते थे, धर्म का इक्वेशन करते, मैं नेता बन जाता, और मुझे ना सब बैंगलोर भागना पड़ता घर से दूर, ना कुछ, यहाँ पर बैठ के मम्मी की बनाई हुई आलू का पराठा खाता, आपको बनाया हुआ चाय पीता, थोड़ा लस्सी पीता, और बन गया होता नेता। क्या जरूरत है बैंगलोर और यूएसए तो दौड़ने की, क्या जरूरत है मेहनत करने की? जब हराम का ही मिलना है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है, ठीक है। पिताजी से कह दिया एक दिन, ठीक है। तो मेरा कहने का जो मतलब ये है कि आखिरी जो बात मैं रिपीट करता हूँ, मैं इंग्लिश में करता हूँ। एज प्रियेश आई विल से दैट टुडेस टॉपिक इज आईटी वर्सेस यूपीएससी, और आईटी एजुकेशन वर्सेस civil service education. See, I said that I complete my BTech. Usually, a person who studies BTech outside his hometown, they require at least 8 to 10 lakh rupees. So, people in my locality, my mohalla, were saying that your father has come used 10 lakh rupees. So, please do some job. Please do something for your father. पिता के लिए, माँ के लिए, घर के लिए कुछ करके दिखाओ, नौकरी करो. I was so pressureful that, but the family members, घर वाले कहते थे कि ऐसा कुछ काम करो जो देश के लिए जॉब करो. तो in between my IT study, I used to take out Lucent और अरिहंत की बुक लेता, अरिहंत और लूसेंट की जो जनरल स्टडीज बुक लेके पढ़ाई करता था, ठीक है।
ये पीएच होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैं करता था, तो ये करता, लात खाता गया मैं, जिंदगी का साथ निभाता गया, बर्बादियों का शौक नहीं, बर्बादियों का जश्न मनाता चलेगा। दूसरा है कि कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना है, जब बात निकली तो हर एक बेवफा बात पे रोना है। और रवि साहब की लाइन है, ये कहना चाहता तो जो मुद्दे की बात मैं कहना चाहता हूँ, और जो देखिए ये मोबाइल है, जीने दिल छोटा है, मोबाइल बड़ा है, ठीक है। तो जो मुद्दे की बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैंने कहा, आईटी सेक्टर और आईटी वर्सेस सिविल सर्विस। तो देखिए मैं ये फिर कहता हूँ, और मेरे सभी दोस्त, मैं याद करता हूँ स्कूल, सीडैक, इंटरमीडिएट, एमआईटी पुणे, और फिर एमआईटी, और फिर ट्रिपल आईटी में जो कोर्स किया था वो, और बीटेक, सब दोस्तों को याद करता हूँ, इतने 20-25 साल की दोस्ती है सबसे। उनको मैं आज कहता हूँ, जब तक आप सोशलिटी को, समाज को नहीं समझेंगे, और आप आईटी में कितना भी पढ़ लें, क्योंकि मैं आईटी का हूँ, आईटी में गूगल के हेड बन जाइए, कुछ बन जाइए, आप गूगल में बहुत महान है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, सर झुका के आपके सामने, सर आपके सराखों पे झुकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपकी पढ़ाई निरर्थक है जब तक आप समाज को नहीं समझ सकते, और आप गूगल को बहुत समझ रहे हैं, क्योंकि मेन पावर तो अभी गवर्नमेंट के पास है। ये जो, जैसे ये लैपटॉप है आपका, इसमें एक मदरबोर्ड है, एक समझ लीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ, समझ लीजिए ये एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये मदरबोर्ड है, ये पेन ड्राइव है, ठीक है, ये वो है, ठीक है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, लेकिन इसका मदरबोर्ड तो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट, पुलिस, इनकम टैक्सेशन, ये अंटिल पाकिस्तान होगी, मिलिट्री आके गवर्नमेंट को लात मार के फेंक भगा दे। इसका मदरबोर्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पुलिस है, ये चीजें हैं, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल है, जैसे ये हार्ड डिस्क है, ये पेन ड्राइव है, म्यूजिक सिस्टम, वो एक्सटर्नल है। तो ऐसे गूगल इन क्या नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ, जैसे ये जो मैं इन्वर्टेबल, ये इन्वर्टेबल इफेक्ट है, इन सबका मैं कैसे समझाता हूँ। जैसे गूगल है आपका, जैसे आपका जो है वो क्या नाम है कंपनी का, मैं क्योंकि दोनों कंपनी का नाम इंडियन है, टीसीएस है आपका, जैसे है, फिर आपका जो है कैप जेमिनी, कॉग्निजेंट है, विप्रो है, सारे जो इन कंपनीज को अगर आप मिला लें, फॉरेन प्लस इंडियन आईटी कंपनी, तो ये सारे जो है पेरिफेरल हैं, आपके पेरिफेरल यूनिट है। लैपटॉप का जो मदरबोर्ड है वो आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी है, एनआईए है, सीबीआई है, ये सब हुए, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, या ये, और जो आपके बैंक और रेलवे है, रेलवे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, क्योंकि अगर आर्मी के इंडिया पाकिस्तान की रेलवे से ही सब सामान जाते हैं, रेलवे है, लेकिन बैंक जो है, वाटर डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफिस है, ये सारे जो उस गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इन सर्कुलेशन है। लेकिन फंडामेंटल गवर्नमेंट की ताकत, जैसे इस लैपटॉप में आपसे बात कर रहा हूं, इसका फंडामेंटल ताकत है इसकी मदरबोर्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको टेंजिबल पोर्शन ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर है वो इनटेंजिबल, वो एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन टेंजिबल पोर्शन ही आपका इसका मदरबोर्ड है। तो यही मैं समझा रहा हूँ आपसे कि, और मैं दुखी कर देता हूँ सारे दोस्तों को, 1 घंटे के है कि मेरे सारे दोस्त जो स्कूल में थे, कॉलेज में थे, बीटेक में थे, ट्रिपल आईटी का में 6 महीने कोर्स के उसमें थे, एमआईटी में थे, सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल, मैं टेक्नोक्रेट हूँ, मुझे न्यूटन लॉ, एससी वर्मा, आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा भी शायद, हाँ वो, और बुक का भी नाम याद लेता हूँ, कोरमैन थी आपकी, मॉरिस मैनो थी आपकी, स्वपन सरकार की शायद एक बुक पढ़ी थी मैंने, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, फिर आपकी ऐसे करके थी, और आपकी जो है लगातार हर्बर्ट शील्ड की जावा की बुक थी। ये मैं आपको एग्जाम्पल और भी दे सकता हूँ, टाइम कम है, ठीक है। इतने के बावजूद आज मैं कहता हूं कि जब तक आप टेक्नोक्रेट बन के गूगल में चले गए, आप टेक्नोक्रेट बन के टीसीएस में बहुत अच्छी नौकरी पा गए, आप टेक्नोक्रेट बन के कैप जेमिनी कॉग्निजेंट चले गए, ये दिस इज गुड थिंग, बट दीज थिंग्स आर वेरी इनकम्प्लीट अंटिल यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग सोशल नॉलेज। क्योंकि इंडिया की पूरी वोट बैंक, जैसे मैंने आपसे कहा ना, लालू प्रसाद के बारे में मैंने कहा था पिताजी से कि आपने क्यों मुझे इतना पढ़ाया, कहीं एक सीट देखते जहां पर मुसलमानों की इतनी पॉपुलेशन थी, दलितों की इतनी थी, ओबीसी की इतनी थी, और जनरल ब्राह्मणों की इतनी थी, उस सीट में मुझे खड़ा करते, मैं भी ऐसे कर वोट जीत जाता, और अनपढ़ बन के भी मैं जो है बिहार के और यूपी के डॉक्टर और इंजीनियर को मैं चलाता कि डॉक्टर वहां कल पहुंच जाना, इंजीनियर कल हमारे घर में आ जाना, ठीक है। तो पापा से मैं मजाक कर रहा था, आई वाज जस्ट जोकिंग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा जो कहना है, मैं हार्ड बोलूंगा नहीं, सॉफ्ट नहीं बोलूंगा, और टू ऑल दोज स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स हु वर इन माय स्कूल लाइफ, बीटेक, इंटरमीडिएट, एमआईटी एंड in CDAC, I would like to say that, see, your technical knowledge, your computer science knowledge, your infrastructure of IT knowledge, infrastructure of IT knowledge, computer knowledge is very good. I am also saying that I learned the books like R.S. Agarwal from high school time, R.D. Sharma, S.C. Verma, Mole Concept, R.C. Mukherjee, right? Then
in the first year it was in the second year I would like to say, in the second year it was what you can say, Morris Mano digital logic design, it was Corman, it was operating system was, Corman was for algorithm, right? We always Galvin for operating system, मुझे आज भी याद है, etc etc, artificial intelligence. We read all of these books. We read all of this book. I am again saying that for operating systems was Galvin, for Morris Mano was for detailed logic design, Corman was for algorithm. Everything we learned it, and I am very proud कि मैं ये सब किया. लेकिन until you don't know the social factor in India, the social condition in India, the social values, and not values, the social politics of India, like which community will vote for, Dalit will vote for whom, Muslim will vote for whom, OBC will vote for, Brahman will vote for whom, and who will come to the power. What is the police? Even अगर आप चलिए नेता को हो रहा तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पुलिस में आओ आप, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, ये जो लैपटॉप इसका मदरबोर्ड है आपका, गवर्नमेंट, पुलिस, इनकम टैक्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, इसका मदरबोर्ड है, ठीक है. तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे वो ये है कि जो ये मैं आपसे कहने का चेष्टा कर रहा हूँ, ठीक है. तो जो मैं फाइनली कंक्लूड कर रहा हूँ, तो मेरे कहने का मतलब है तो जो आपकी जो सोशल, जो पुलिस डिपार्टमेंट में भी जो सोशल डिवीजन है कि 49% आपके ये है, 22% ये है, 28% ये है, एक जनरल कैटेगरी, एक प्लस उसमें धर्म का भी एंगल है. जैसे एक बार मैं आपको बताता हूँ, हाशिमपुर मलियाना में एक बार जो है शूटिंग हुई थी, उसमें बहुत एंटी मुस्लिम राइट हुआ था. तो फिर ये कहा जाए 87 में बात है, तो ये कहा गया कि कितने मुसलमान पीएससी में हैं. तो उसमें पीएससी में जो है मिनिमम जो एजुकेशन था वो था आपका पीएससी का 10 पास. उसमें मुसलमानों में टोटल यूपी मुसलमानों में शायद 2 या 4% या उसके आसपास लोग 10 पास थे, हाई स्कूल पास थे. मतलब बहुत ही, जो मैं कहने, वेरी लेस पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, बहुत ही कम मुस्लिम पॉपुलेशन 10 क्लास पास थी. हाँ, तो इसीलिए जो है मुस्लिम पीएससी में नहीं थे. तो इसीलिए जैसे मैं आपको तो इसीलिए जो है कितने, एक पुलिस डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट है, बोर्ड ऑफिस है, रेलवे है, इनकम टैक्स है, कितने परसेंटेज ऑफ कितने पॉपुलेशन. क्योंकि चलो नेता समझ गए तो इलेक्शन से आते हैं, उनका कोई वो चोर भी हो, अनपढ़ गंवार हो, कोई भी नेता बन सकता है. लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आपको एक सर्कल ऑफिसर बनना है, आपको एक सुपरिटेंडेंट बनना है, तो बहुत एजुकेशन आपको चाहिए, ठीक है. लेकिन उसमें पूरी जो आपकी जो पूरी सरकारी यूपी का स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट्स हैं, इंडिया का भी पूरे जात में और में डिवाइडेड है. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जैसे इस लैपटॉप में आपको पता है, ये जो है, ये पेन ड्राइव, ये हार्ड डिस्क ले लो, ये पेन ड्राइव ले लो, ये एक्सटर्नल पोर्शन है. इंटरनल पोर्शन इसका मदरबोर्ड और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो इसी तरीके से जो आपकी गूगल है, जो आपका विप्रो है, एचसीएल है, टीसीएस है, सारी कंपनीज है, आपका याहू है, ये एक्सटर्नल एंटिटीज है एक देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए. और लेकिन इंटरनल जो आपका सोसाइटल मेकअप है, वो गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट, आपका जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन सबसे गवर्न होता है. तो बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ, लास्ट वर्ड, दैट इट इज वेरी इनकॉम्पिटेंट एंड इट इज वेरी out of sort, it is very impractical and it is very unknowledgeable for anyone to be a IT and computer science expert but to not know about the social and religious condition of any state of India or any nation, like UP or any state of India, because until you don't know the social mathematics of that state, you cannot control the internal. कहना अंदर गैंग्रीन है, यहाँ पर गैंग्रीन है, ट्यूमर है, और ऊपर से आप बोरोलिन लगा रहे, तो बोरोलिन लगाने से ट्यूमर और गैंग्रीन, उसको ऑपरेशन करके बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है. तो दिस द थिंग. सो द थिंग इज दैट यू मे बी वेरी गुड इन आईटी, यू मे गेट अ जॉब इन गूगल और टीसीएस, और is it because it's an Indian company or any company, Yahoo. But the thing is that until and unless you don't have a sound knowledge of the social condition of India, of the समाज के, सब तक आप समाज में क्या धर्म की क्या व्याख्या है, जात की क्या लड़ाई है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप अधूरे रहेंगे, आप तड़पते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते इंडिया में. क्योंकि जो मेन पावर है वो उसी के पास है. ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड है आपकी गवर्नमेंट और आपका पुलिस और आपका इनकम टैक्स और गवर्नमेंट सर्विसेज. बैंक और ये बोर्ड ऑफिस और वाटर डिपार्टमेंट को मैं इतना पावरफुल नहीं मानता, लेकिन वो भी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट के. जो सारे आईटी सेक्टर, जो कि मुझे बहुत आईटी सेक्टर से प्यार है क्योंकि यहाँ बहुत फेयर एंड फ्री एनवायरनमेंट है, लेकिन वो उसके पास पावर नहीं है. कहते हैं ना, अच्छा है लेकिन ताकत नहीं है, बुरा है लेकिन ताकत है. तो ये बात है. तो आशा करता हूँ कि आपने मेरी इतनी मेहनत भरी बात समझी होगी और मैं इतनी लात खाने के बाद ये बात समझ पाया. और यूपीएससी तो मैं कभी उसमें इतने बड़े शब्द में बोलूंगा नहीं, औकात नहीं है, लेकिन हाँ यूपीएससी का नाम लेने की
लेकिन एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मैं नाम ले सकता हूँ और यूपी पीसीएस का भी मैं नाम ले सकता हूँ। तो इन सब पढ़ाई करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि हाँ, until you don't know about the social condition of your society, social, religious and political and economic condition of the society, then to know about Java and C++ and Python and C and ASP is good, but it is very incomplete। ठीक है, तो यही बात है बस कि समाज को समझना बहुत आवश्यक है। समझिए पहले समाज को, नहीं समझेंगे तो किसी आईटी कंपनी से बहुत पैसा कमा के भी आप उस समाज में रहने लायक नहीं बन पाएंगे। धन्यवाद करता हूं, आप सभी लोग को बहुत प्यार मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है, बहुत आपका आपने सर पे हाथ रखा है तभी कुछ हो पाए। और इसलिए कहता हूं लास्ट बात, क्योंकि पढ़ाने का क्यों हुआ, क्लास 10th में जब पहली बार अच्छा स्कोर आया तो मोहल्ले में सब कहते थे कि साहब, पिताजी कहते थे अपने बेटे को थोड़ा भेजिएगा। तो मैं जाके सब बच्चों को पढ़ाता था, तो उससे लोग बहुत तारीफ करते थे कि इनका बेटा बैंक में जो भाई साहब नौकरी करते उसका बेटा पढ़ा लिखा बहुत है, बहुत नॉलेज है उसमें। तो बहुत खुशी मिलती दिल को कि अरे है। तो उससे के बाद पढ़ाने से कहीं मन नहीं हट पाया। ठीक है, तो आज भी वही काम कर रहा हूँ। तब तो बचपन में मैथ्स और साइंस पढ़ा था, अब तो एकेडमिक ट्रेनिंग में भी मन लगता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये बात कहता हूँ और इसी के साथ अब तो रात भी नहीं हुई, शब खैर और गुड नाइट और शुभ रात्रि भी, और शब खैर नहीं कह सकता आपसे। ठीक है, चलिए थैंक यू, आप सभी से हमको अलविदा कहिए। और आऊँगा और जीवन, अब ये मैंने तय कर लिया, कहीं नौकरी करूँ, मरूँ, जीऊँ, कारगिल में लड़ना पड़े, लेकिन आप लोग के लिए ये एकेडमिक वीडियो बना के छोड़ूंगा। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं छोटे और लेक्चर बना सकूं और एक दिन मैं एकेडमिक्स के ही फील्ड में करता हूं, क्योंकि वो मैं भूल नहीं पाया कि मैनेजर साहब या बैंक में जो भाई साहब नौकरी करते हैं उनका बेटा पढ़ाता बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू।